नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है स्कॉलर्स क्लासेस महाराजगंज के इस यूट्यूब चैनल पे। और बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही शानदार टॉपिक और बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ आपके लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आज का ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है आपके KVS के एग्ज़ाम के लिए या टेट, सीटेट, सुपर टेट जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, इसमें से आपके क्वेश्चंस पक्के आने हैं। इसके लिए मैं आपको एकदम आश्वस्त करता हूँ। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है और हम लोगों ने बहुत ही शानदार कंटेंट बनाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत आराम से टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। आमतौर पर हमारे बहुत सारे साथी जो हैं बाल विकास में उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन आप एक समझ लीजिए कि बाल विकास में अगर एक सही रणनीति के साथ तैयारी की जाए तो बहुत अच्छा नंबर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जिन पॉइंट्स पर बात करेंगे वो है सबसे पहले अधिगम की अवधारणा क्या होती है, अधिगम की कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, कितने लोगों ने परिभाषा दिया है, और अधिगम की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सीधे अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले अधिगम क्या होता है, सुनिएगा। अधिगम क्या होता है? तो अधिगम में कहा जाता है कि किसी भी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया, किसी भी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया अगर होगा तो उसे हम अधिगम कहेंगे। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक छोटा बालक है और छोटा बालक जो है मोमबत्ती के लौ के सामने बैठा हुआ है। अचानक उसका हाथ मोमबत्ती के लौ से अगर छू जाएगा और उसका हाथ अगर जल जाएगा तो उसको इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि मोमबत्ती के लौ को छूने से उसका हाथ जल जाता है या जल सकता है। यानी कि वो हमारा जो यहाँ पर अधिगम करता है, यानी कि जो बालक है वो एक सक्रिय तरीके से क्या किया, इस क्रिया के प्रति वो प्रतिक्रिया करेगा। यानी कि जब उसने लौ को छुआ, क्रिया किया और उसका हाथ जल गया तो दोबारा वो उसको छूने की कोशिश नहीं करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अधिगम की प्रक्रिया में एक्टिव लर्निंग जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यानी कि कोई भी प्राणी अगर किसी क्रिया के प्रति क्रिया करता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अधिगम कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, उसी तरीके से आप देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि एक बंदर है, आप मथुरा जाते होंगे या अयोध्या जाते होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पे बहुत सारे बंदर होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर बंदर क्या करते हैं कि आपके सामान को छीन लेंगे और जैसे ही आप कुछ खाने की वस्तुओं को उनको देंगे तो वो आपकी वस्तुओं को वापस फेंक देंगे। अच्छा, ये प्रक्रिया बंदरों ने किस प्रकार से सीखा होगा? सबसे पहले उनमें से उनके ग्रुप का कोई एक बंदर होगा जो इस तरह की कोई क्रिया किया होगा। ठीक, अच्छा, इस क्रिया के फलस्वरूप जो है उसको जो प्रतिक्रिया मिली होगी, यानी कि इस क्रिया के फलस्वरूप उसको जो चीज़ें चाहिए थी लोगों ने उसको दिया होगा, जिसकी वजह से प्रतिक्रिया के फलस्वरूप वो बार बार क्या कर रहा है, इस चीज़ को समझ लिया कि इस तरीके से अगर हम व्यवहार करेंगे तो हमें खाने को चीज़ें जो है लोगों के द्वारा दी जाएंगी। समझ में आ रहा है? तो ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम कह सकते हैं अधिगम की प्रक्रिया संपादित होती है। ठीक है, अच्छा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के द्वारा व्यवहार में अगर परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे देखिए, एक आदमी है साइकिल से जा रहा है और वो किसी रास्ते से जा रहा है और रास्ते में गड्ढा है। अचानक एक दिन वो जब रास्ते से गया तो वो उस गड्ढे को ध्यान नहीं दिया और उसमें गिर गया। ठीक है, गड्ढे में गिर गया। यानी कि उसको एक अनुभव हुआ कि हम जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ उस रास्ते में एक गड्ढा है और उस गड्ढे पे मैं गिर सकता हूँ। तो अगले दिन क्या होगा? क्या वो व्यक्ति दोबारा उस गड्ढे में से होकर के जाएगा? बिल्कुल नहीं। यानी कि उसको इस बात का अधिगम हो चुका है कि रास्ते में गड्ढा है तो हमें गड्ढे को बचा करके जाना है और वो किनारे से होकर के जाएगा। और इस बात का ज्ञान वह दूसरों को भी देगा कि भाई जाओ, अगर इस रास्ते से आप गुजरोगे तो ध्यान दीजिएगा कि रास्ते में गड्ढा है और उस गड्ढे से होकर के आप बच करके जाइएगा, नहीं तो आप गिर सकते हैं। यानी कि उसने अपने अनुभव के द्वारा ये सीखा कि किसी गड्ढे से बच करके किस तरीके से निकलना है।
उसी प्रकार से प्रत्येक प्राणी अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे अनुभवों को ग्रहण करता है। समझ में आ रहा है? बहुत सारे अनुभवों को ग्रहण करता है और उस अनुभव के हिसाब से अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। व्यवहार में परिवर्तन लाता है, निश्चित रूप से वो अधिगम की श्रेणी में आएगा। आगे देखिएगा, सीखने की प्रक्रिया के दो प्रमुख कारक है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि विकास की प्रक्रिया में कौन सा ऐसा एक कारक है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो वो होता है आपका परिपक्वता और अनुभव। यानी कि आप कह सकते हो कि अधिगम करने के लिए व्यक्ति के अंदर परिपक्वता होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? व्यक्ति के अंदर परिपक्वता होनी चाहिए और परिपक्वता के परिणाम स्वरूप या परिपक्वता की ओर अग्रेसित कोई बालक जब वातावरण के प्रति क्रिया करता है और वातावरण के प्रति, देखिए बालक का जो स्तर है वो परिपक्व हो चुका है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। बालक क्या करेगा? वातावरण के प्रति क्रिया करेगा। ये वातावरण है, क्लियर? वातावरण के प्रति क्रिया करेगा और जब क्रिया करेगा तो उसको कुछ अनुभव होंगे, उस अनुभव के परिणाम स्वरूप वो क्या करेगा? अधिगम करेगा। क्या करेगा? अधिगम करेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये आप समझिएगा कि परिपक्वता क्या होता है। तो देखिएगा, वह अभिवृद्धि तथा विकास जो किसी विशेष प्रकार के व्यवहार को सीखने के लिए आवश्यक है। वह अभिवृद्धि तथा विकास जो किसी विशेष प्रकार के व्यवहार को सीखने के लिए आवश्यक है। अभिवृद्धि का मतलब क्या होता है? दृष्टिकोण। आप समझ सकते हैं, दृष्टिकोण। समझिएगा, दृष्टिकोण। अब ये क्या होता है कि दृष्टिकोण का मतलब होता है कि मनुष्य क्या करता है? कोई सामान्य प्रतिक्रिया करता है, ठीक है? अलग अलग, जैसे अलग अलग घटनाओं के प्रति वो अलग अलग प्रतिक्रिया करता है या अलग अलग उसका मत होता है जिसके बदौलत वो क्रिया करता है और उसके हिसाब से वो अनुभव प्राप्त करता है और चीज़ों को सीखता है। अब इसको समझिएगा, हाई स्कूल का बच्चा का जो पाठ्यक्रम होता है वो उसके उम्र और उसके परिपक्वता लेवल के हिसाब से डिजाइन किया गया होता है। हाई स्कूल के बच्चे को हम इंटरमीडिएट का पाठ्यक्रम नहीं पढ़ा सकते क्योंकि उसका जो मानसिक विकास है उसका परिपक्वन उसके हिसाब से अभी उतना नहीं हुआ है कि क्लास 12 के पाठ्यक्रम को वो पढ़ सके। इस नाते उम्र के हिसाब से वह अलग अलग उम्र के बच्चों का परिपक्वता जो है अलग अलग होता है, जिसकी वजह से उनके पाठ्यक्रम का निर्माण भी किया जाता है। यानी कि हाई स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है उसका परिपक्वता हाई स्कूल के स्तर का है, जिसकी वजह से उसका पाठ्यक्रम हाई स्कूल के स्तर का बनाया जाता है। और वही बच्चा जब इंटर में चला जाता है, 12 में चला जाता है, तो अब उसका मानसिक और शारीरिक विकास इस तरीके से परिपक्व हो गया रहता है कि अब उस पाठ्यक्रम को वो अर्जित करने में अपने आप को सहज महसूस करेगा। क्लियर है? इस नाते हम कह सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया हो या अधिगम की प्रक्रिया हो, इन दोनों में परिपक्वता बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर? तो परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप जो है सीखने की प्रक्रिया जो है, इसके दो कारक जो है वो है आपका परिपक्वता और अनुभव। इन दोनों के परिणाम स्वरूप व्यक्ति अधिगम करता है। ठीक है, आगे देखिएगा, रॉबर्ट गैने साहब का फोटो यहाँ पे लगा हुआ है। रॉबर्ट गैने साहब को पहचान लीजिए, आगे आप पढ़ेंगे भी। अधिगम के प्रकार में अधिगम के 8 प्रकार रॉबर्ट गैने सर ने बताया था। हालांकि अधिगम के प्रकारों के बारे में अगर बात की जाए तो आप आगे पढ़ेंगे भी कि अधिगम के सामान्य प्रकार जो है 3 तरह के होते हैं, जिसमें एक आपका संज्ञानात्मक अधिगम होता है, दूसरा क्रियात्मक या गामक अधिगम होता है और तीसरा आपका भावात्मक अधिगम होता है। ठीक है, उसी तरह से उसुबेल ने अधिगम के 4 प्रकार बताए हैं और गैने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। इसको याद रखना है। और वो 8 प्रकार जो है श्रेणीबद्ध तरीके से, श्रृंखलाबद्ध तरीके से इन्होंने व्यवस्थित किया है। और इन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति अधिगम का पहला प्रकार जब सीख लेगा तभी वो दूसरे प्रकार को ग्रहण कर पाएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे, अगला वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। तो इन्होंने क्या बताया, अधिगम के 3 तत्व प्रमुख हैं। पहला, सीखने वाला प्राणी या अधिगम करता। दूसरा, उत्तेजक परिस्थितियां जिसको हम कह सकते हैं उद्दीपन। और तीसरा हो गया अनुक्रिया। अच्छा, इसको हम थोड़ा सरल करने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से, कभी भी अधिगम की जब प्रक्रिया होगा
उसमें तीन चीजें होंगी। पहला होगा प्राणी, प्राणी जो अधिगम करेगा, ठीक है। प्राणी करेगा क्या? प्राणी जो है किसी उद्दीपक के प्रति, उद्दीपक क्या है? देखिएगा, उद्दीपक क्या है? उद्दीपक ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके प्रति प्राणी क्रिया करता है। उद्दीपक ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके प्रति प्राणी क्या करता है? क्रिया करता है। तो प्राणी क्रिया किसके प्रति करता है? उद्दीपन के प्रति क्रिया करता है। किसके प्रति क्रिया करता है? प्राणी किसके प्रति क्रिया करता है? अनुक्रिया करता है। किसके प्रति क्रिया करता है? तो उद्दीपन के प्रति या उद्दीपक के प्रति क्या करता है? अनुक्रिया करता है। अब ये उद्दीपन के कई प्रकार है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि आमतौर पर प्राणी जो है अगर किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहता है, किसी विषय वस्तु को पढ़ना चाहता है, तो हम लक्ष्य को भी उद्दीपन कह सकते हैं, लक्ष्य को भी उद्दीपक कह सकते हैं। या अगर प्राणी किसी क्रिया के प्रति क्रिया करता है, उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सोया हुआ है और अचानक कोई आदमी आया और कमरे की लाइट जला दिया। तो कमरे की लाइट जलाना क्या है? कमरे का लाइट जला दिया यानी कि आप देखेंगे कि वातावरण में एक परिवर्तन हुआ कि कमरे का लाइट जल गया, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की नींद खुल गई। तो आप कहोगे कि यह प्राणी जो है कमरे में हुए इस परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया किया और उसकी नींद क्या हो गई? खुल गई। समझ में आ रहा है? यानी कि प्राणी अगर अनुक्रिया कर रहा है, क्रिया कर रहा है, तो वो क्रिया किसी उद्दीपक के प्रति ही करता है। और जब सीखने की प्रक्रिया होती है, यानी प्राणी जब कुछ सीखने जाएगा, तो उस कंडीशन में प्राणी और उद्दीपन के बीच में जो अनुक्रिया करेगा, इसके बीच में जो संबंध स्थापित होता है, उस संबंध का परिणाम होता है अधिगम करना। देखो बच्चों, इसको हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और बहुत क्लियर आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यानी कि अभी आपको यहाँ पे ये समझना है ज्ञाने साहब के हिसाब से कि सीखने की जो ओवरऑल प्रोसेस होता है, उसमें एक प्राणी होगा, एक उद्दीपक होगा यानी कि लक्ष्य होगा, ठीक है। यानी लक्ष्य या उद्दीपक को हम कहेंगे कि वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है, अच्छा, उन परिवर्तनों के प्रति या लक्ष्य को हासिल करने के लिए, विषय वस्तु को समझने के लिए प्राणी क्या करेगा? अनुक्रिया करेगा। तो प्राणी अनुक्रिया किसके प्रति करता है? किसके प्रति करता है? उद्दीपक के प्रति करता है। तो प्राणी का उद्दीपन के प्रति जब अनुक्रिया की जाती है, तो इन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित होता है और उसी संबंध का परिणाम होता है क्या? अधिगम होता है। समझ में आ रहा है? उसी संबंध का परिणाम क्या होता है? अधिगम होता है। यानी कि सीखने की प्रक्रिया में एक अधिगम करता होगा, उत्तेजक परिस्थितियां होंगी, यानी कि वातावरण के ऐसे परिवर्तन, ऐसे लक्ष्य होंगे जिनको प्राप्त करने के लिए या परिवर्तन के प्रति अपने आप को समायोजित करने के लिए प्राणी क्या करता है? अनुक्रिया करता है। और इस दौरान वो बहुत सारी चीजें क्या करेगा? सीखेगा, ठीक है, सीखेगा। अच्छा, इसको एक और तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक प्राणी, आप लोग हैं, आप प्राणी हैं, आपका टारगेट है केवीएस एग्जाम को पास करना। क्लियर है? केवीएस एग्जाम को क्या करना है? पास करना है। तो आप केवीएस एग्जाम को पास करने के लिए विषय वस्तुओं को अध्ययन करेंगे। यानी कि आप किसके प्रति अनुक्रिया कर रहे हैं? आप किसके प्रति अनुक्रिया कर रहे हैं? विषय वस्तुओं के प्रति अनुक्रिया कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अनुक्रिया कर रहे हैं। अच्छा, ये अनुक्रिया अगर आप बार बार इसको दोहरा रहे हो, मन से तैयारी कर रहे हो, आपका दृष्टिकोण बहुत ही सेंट्रलाइज है, आपका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है कि आपको केवीएस में नौकरी प्राप्त करनी है, तो ये जो संबंध आपका बनेगा, किसके बीच में संबंध बनेगा बच्चों? प्राणी और उद्दीपक के बीच जो अनुक्रिया की जाएगी, इसके प्रति जो आपका अनुक्रिया हो रहा है, ये जो संबंध बनेगा, ये संबंध जितना ही ज़्यादा मजबूत होगा, आपका अधिगम उतना ही प्रभावी होगा। क्लियर? यानी कि आप केवीएस के एग्जाम को पास करने के लिए जितना ज़्यादा समर्पित होंगे, आप उतने मन से विषय वस्तु के प्रति अनुक्रिया करेंगे और आप उतना अच्छे तरीके से कंटेंट को सीखेंगे और एग्जाम में अच्छे तरीके से उसको लिख करके आएंगे। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए ध्यान से, अधिगम की कुछ प्रमुख परिभाषाएं दी गई। आगे हम लोग जब अधिगम के सिद्धांत आप पढ़ेंगे, तो अधिगम के सिद्धांत में आपको देखा गया कि अधिगम के बहुत सारे दृष्टिकोण दिया गया। ठीक है, इसमें व्यवहारवादी दृष्टिकोण था, जिसमें आपका, देखिए ध्यान से, एक आपका व्यवहारवादी दृष्टिकोण था, ठीक है, संज्ञानवादी,
दृष्टिकोण, इसी को गेस्टाल्ट दृष्टिकोण भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद से होर्मिक दृष्टिकोण भी दिया गया है, सामाजिक दृष्टिकोण भी दिया गया है, समझ में आ रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कह सकते हैं कि संरचनात्मक दृष्टिकोण भी दिया गया है। तो सीखने के बहुत सारे दृष्टिकोण हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट दृष्टिकोण है वो आपका व्यवहारवादी है और संज्ञानवादी है। आमतौर पर जितने भी मनोवैज्ञानिक होते हैं उनको इन 3 कैटेगरी में बांट दिया जाता है, व्यवहारवादी, संज्ञानवादी और संरचनावादी दृष्टिकोण वाले मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने अलग अलग तरीके से सीखने की प्रक्रिया को बताया। जो व्यवहारवादी थे उन्होंने व्यवहार में होने वाले परिवर्तन के आधार पर सीखने को बल दिया। संज्ञानवादी संज्ञान के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, पूर्व ज्ञान के आधार पर सीखने की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया, बौद्धिक तरीके से सीखने की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया। और संरचनावादी जो लोग थे, इन्होंने जो है सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों के हिसाब से, सामाजिक दृष्टिकोण के हिसाब से सीखने की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया। अब हमारे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम की परिभाषा दिया है। कई बार परीक्षाओं में अधिगम के परिभाषाओं को सीधे सीधे पूछ देता है। तो पहला है गेट्स एवं अन्य का। गेट्स एवं अन्य ने कहा कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम कहलाता है। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखिए, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम कहलाता है। देखिएगा, व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है किसके द्वारा? अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा। ये वर्ड दोनों याद रखिएगा। जब भी अनुभव और प्रशिक्षण होगा और इसके द्वारा जब व्यवहार में परिवर्तन होगा उसे अधिगम कहते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोग के लिए है बच्चों कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो अस्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, और उसके फलस्वरूप आपका अधिगम होगा। तो यहाँ से हमें एक नई चीज़ समझ में आनी चाहिए कि सारे परिवर्तन जो है अधिगम नहीं होते हैं। व्यवहार में किसी व्यक्ति के जो अस्थायी परिवर्तन होगा उसे ही अधिगम कहेंगे, और अस्थायी परिवर्तन करने के लिए कुछ कारक होते हैं, जैसे अनुभव और प्रशिक्षण आ गया। ठीक है, आगे आप लोग को पढ़ेंगे कि अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास के द्वारा। तो अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा किसी व्यक्ति के व्यवहार में जो अस्थायी परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अधिगम कहते हैं। ठीक है, अधिगम कहते हैं। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए किसी को थकान हो गई, कोई बीमारी हो गई, समझ में आ रहा है क्या? किसी विशेष परिस्थिति के कारण अगर किसी के व्यवहार में परिवर्तन होगा तो वह परिवर्तन अस्थायी नहीं होगा, अस्थायी नहीं होगा, इसलिए वह अधिगम की श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी कोई बीमार हो गया, धीरे धीरे बोल रहा है, अच्छे से बात नहीं कर रहा है, तो वो एक अस्थायी परिवर्तन है। समझ में आ रहा है? यानी कि जब ये परिस्थितियां हट जाएंगी, कोई आदमी के घर में बड़ा परेशानी है, वो बड़ा दुखी रह रहा है, ठीक है, दुखी रह रहा है, जिसकी वजह से वो उसका व्यवहार बदला बदला सा नजर आ रहा है, तो वो अस्थायी है। यानी कि जैसे ही उसका परिस्थिति सामान्य होगा, व्यक्ति थक गया है जिसकी वजह से वो किसी चीज़ में उसका मन नहीं लग रहा है, व्यक्ति बीमार हो गया है, तो याद रखिए इन कारकों के कारण अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होगा तो वो अधिगम नहीं होगा बच्चों, वो अधिगम नहीं होगा, क्योंकि वो परिवर्तन अस्थायी नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि अगर किसी लड़के की शादी होने वाली होती है और लड़की के घर वाले उसको देखने के लिए आते हैं, तो लड़का पूरा फुल मेंटेन होकर के, बाकी दिन भले ही कुछ भी पहन के कुछ भी किसी तरीके से रहता हो, लेकिन उस समय वो पूरे सुसज्जित तरीके से जा कर के लड़की पक्ष वालों के सामने बैठेगा। यानी कि वो जो व्यवहार में अपने परिवर्तन कर रहा है वो एक अस्थायी परिवर्तन नहीं है, वो अस्थायी परिवर्तन है। उसकी मूल प्रवृत्ति नहीं बदलने वाली है, उसका व्यवहार नहीं बदलने वाला है, वो केवल कुछ समय के लिए बनावटी तरीके से उसको बदला हुआ है, यानी कि वो अधिगम की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, स्किनर क्या बोलते हैं? स्किनर बोलते हैं सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सामंजस्य की जगह पे अगर अनुकूलन शब्द भी आ जाए तो कोई गलत नहीं होगा बच्चों, अनुकूलन की प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर सामंजस्य, उत्तरोत्तर अनुकूलन, समझिएगा। मान लीजिए कि कोई एक बच्चा है जो टाइपिंग सीख रहा है, टाइपिंग सीख रहा है, तो पहले दिन जाएगा, दूसरे दिन जाएगा, तीसरे दिन जाएगा। पहले जाएगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा,
दूसरे दिन कुछ समझ में आने लगेगा, तीसरे दिन और अच्छे से समझ में आने लगेगा, चौथे दिन से उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। यानी उत्तरोत्तर मतलब आगे की ओर जैसे जैसे बढ़ रहा है वो अपने उंगलियों को टाइपराइटर के ऊपर अनुकूलित कर पा रहा है और उसकी सीखने की प्रक्रिया बेहतर होती जा रही है। समझ में आ रहा है? बेहतर होती जा रही है। अच्छा, अब हम अगर इसको ज्ञाने के हिसाब से या व्यवहारवादियों के हिसाब से समझने की कोशिश करें, देखिएगा एक प्राणी है, ठीक है, यह टाइपिंग, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है टाइपिंग सीखना, ठीक है। अच्छा, इसके पास संसाधन क्या है? टाइपराइटर है, टाइपराइटर है, उद्दीपन आपका टाइपराइटर है। प्राणी क्या करेगा? इस टाइपराइटर के प्रति अनुक्रिया कर रहा है, अनुक्रिया कर रहा है, मतलब कि टाइपराइटर के प्रति वो अपने अनुक्रिया कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो प्राणी जितने ज़्यादा बार अभ्यास करेगा, पुनरावृत्ति करेगा, टाइपराइटर पर जितना ज़्यादा काम होगा, उसका जो अनुक्रिया होगा, अनुक्रिया के फल स्वरूप, समझ में आ रहा है? आप ऐसे कहिएगा, अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में एक संबंध बन जाएगा। बार बार अनुक्रिया करने से प्राणी का अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में एक संबंध बन जाएगा, जिसको आगे आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएगा। इसको अनुबंधन कहा जाता है। क्लियर है? इसको अनुबंधन कहा जाता है। अच्छा, ये संबंध या अनुबंधन मजबूत कब होगा? इसके बीच में कुछ फैक्टर्स लगा दो। प्राणी अभिप्रेरित है। अभिप्रेरित का मतलब क्या होता है कि ऐसे कारक जो किसी व्यक्ति को गतिशील कर दे तब तक जब तक वो लक्ष्य को हासिल न कर ले। प्राणी जानता है कि अगर वो टाइपिंग सीख लिया तो उसको नौकरी मिल जाएगी। वो बहुत मन से वो अभिप्रेरित है नौकरी पाने के लिए, अच्छे तरीके से प्रयास करेगा, बार बार प्रयास करेगा। तो होगा क्या बच्चों? अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में उसका संबंध मजबूत हो रहा है, यानी अनुबंधन मजबूत हो रहा है, यानी प्राणी क्या कर रहा है? सीख रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, सभी लोगों ने जो परिभाषाएं दी हैं वो लगभग एक जैसी हैं, एक जैसी हैं, और उनका जो मतलब निकलता है वो एक समान ही निकलता है। आगे देखिए वुडवर्थ क्या कहते हैं? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं, क्लियर है, को प्राप्त करना सीखने की प्रक्रिया है। कोई व्यक्ति अगर कुछ नई चीज सीख रहा है या कोई व्यक्ति किसी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया कर रहा है, नई प्रतिक्रिया कर रहा है, तो वो क्या है? आपका अधिगम के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे की परिभाषा क्रो एवं क्रो, याद रखिएगा क्रो एवं क्रो बार बार आता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। ये पति और पत्नी थे, दो लोग थे, पति और पत्नी थे, ठीक है। इसमें से पत्नी का नाम था एलिस वी क्रो, एलिस वी क्रो, ठीक है, और जो इनके हस्बैंड थे उनका नाम था लास्टर डोनाल्ड क्रो, लास्टर डोनाल्ड क्रो। ये दो लोग थे और दोनों लोग जो है साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या कहा? अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। अभिवृत्तियों का मतलब दृष्टिकोण, दृष्टिकोण का अर्जन है। अगर कोई व्यक्ति आदत सीख रहा है, कोई ज्ञान वाली बात सीख रहा है, कोई अभिवृत्ति सीख रहा है, तो वो क्या है? अधिगम है। समझ में आ रहा है? चलिए बताइए मुझे कि किसी भी बच्चे का प्रारंभिक ज्ञान क्या होता है? किसी भी बच्चे का प्रारंभिक ज्ञान उसका क्या होता है? परिवेशी ज्ञान होता है। यानी बच्चा क्या करता है? सबसे पहले अपने परिवेश के चीज़ों को सीखता है, और जब परिवेश की चीज़ों को सीख लेता है तो उसकी मदद से वह बाह्य जगत की दुनिया के बारे में सीखने की कोशिश करने शुरू कर देता है, सीखने प्रारंभ कर देता है। गिलफोर्ड साहब कहते हैं व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। क्या हुआ? देखिएगा ध्यान से, कोई व्यक्ति है और एक दूसरा व्यक्ति है, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। पहला व्यक्ति घींच करके दूसरे वाले को एक थप्पड़ मार दिया, तो दूसरा व्यक्ति ये इन्होंने क्रिया, ठीक है। अब दूसरा व्यक्ति को भी अगर क्रोध आएगा तो वो इनकी क्रिया के प्रति एक प्रतिक्रिया करेगा, और वह भी उसको घींच करके उसका भी मन करेगा कि इसको भी हम थप्पड़ मार दें। अच्छा, दूसरी बात समझिएगा, मान लीजिए कि अब क्या करेंगे? एक व्यक्ति सोया हुआ है, ठीक है, अचानक उसके टेबल पर किताब रखी गई है और एक बिल्ली आकर के किताब को गिरा देती है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक व्यवहार हुआ, यहाँ पे व्यवहार हुआ, किताब गिर गई, ठीक है। तो इस व्यवहार के परिणाम स्वरूप
बिल्ली के ने व्यवहार किया, इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति जो है जग गया, ये अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लिया, यानी कि ये आपका अधिगम का के कंडीशन में आएगा। अच्छा, अगली बार उस व्यक्ति को, जब उस व्यक्ति को ये पता होगा कि बिल्ली आती है किताब गिरा देती है, तो अगली बार व्यक्ति कोशिश करेगा कि या तो दरवाज़ा बंद कर दे या किताब को किसी अच्छे जगह पर रख दे जहाँ पे बिल्ली उसको न गिरा पाए। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से प्राणी अपने प्रतिदिन के बहुत सारी क्रियाओं के फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया करता है या व्यवहार के फलस्वरूप जो व्यवहार करता है, वो क्या करता है, चीज़ों को सीखता है, अधिगम करता है। थॉर्नडाइक साहब देखेगा, थॉर्नडाइक साहब के बारे में, इनका तो बहुत बड़ा नाम है। थॉर्नडाइक के नियम हमके पढ़ने हैं, थॉर्नडाइक के मुख्य नियम, थॉर्नडाइक के गौण नियम, समझ में आ रहा है। साथ ही साथ व्यवहारवादी सिद्धांत, उद्दीपक, अनुक्रिया, अनुबंधन का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था। ये सारी चीज़ें पढ़नी है आगे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत सम्मान इनका है मनोविज्ञान के जगत में। देखिए ध्यान से, इन्होंने क्या बोला, अधिगम समुचित प्रक्रिया का चयन करना है तथा उसे उद्दीपक से जोड़ना है। समुचित प्रक्रिया, थॉर्नडाइक ने ये जो अपना उदाहरण दिया है, आमतौर पर थॉर्नडाइक ने जो अपना प्रयोग किया वो बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। समझ में आ रहा है? अच्छा, इन्होंने ये एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण वाले वैज्ञानिक थे, इस नाते वो क्रियाओं के बार बार पुनरावृत्ति यानी कि अभ्यास के परिणाम स्वरूप सीखने के फल पर या सीखने की प्रक्रिया पर बल देते थे। तो वो कहते थे कि कोई प्राणी अगर है, मान लीजिए अगर किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहता है तो वो क्या करेगा, उसके पास क्रिया करेगा, बहुत सारी तरह की क्रिया करेगा। अच्छा, ये जो क्रिया करता है, यह क्रिया जरूरी थोड़ी ना है कि सही क्रिया करेगा, सही क्रिया भी करेगा, गलत क्रिया भी करेगा। जैसे मान लीजिए कि आप तैयारी कर रहे हो, आप बाजार गए और एक किताब कोई देख लिया, आपने उस किताब को खरीद लिया, बाद में आपको लगेगा कि अरे यार ये किताब बहुत अच्छी नहीं है, इससे अच्छी कोई दूसरी पब्लिकेशन की किताब है, आप गए उसको और वो भी खरीद लिया। फिर आपको लगा कि अरे नहीं, इससे भी अच्छी किताब आ गई है मार्केट में और वो बहुत अच्छे कंटेंट हैं, उसको खरीद लिया। तो आप कर क्या रहे हो, आप अपने प्रक्रियाओं का चयन कर रहे हो, आप बार बार अपने व्यवहार को बदल रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि आप जो सबसे सही प्रक्रिया है, सही क्रिया हो, उसी को बार बार आप दोहराइएगा और उसी के द्वारा, ताकि आपका लक्ष्य क्या है, आपका लक्ष्य है कि आपकी जो अनुक्रिया है ना वो सही हो। समझ में आ रहा है? तो सीखने की प्रक्रिया में समुचित प्रक्रिया का चयन व्यक्ति करता है। बार बार जब वो कोई क्रिया करता है तो उससे गलती होने की संभावना कम होने लगती है और वो सही अनुक्रिया करता है और सीख जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काल्विन साहब ने क्या परिभाषा दिया है, पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। देखिएगा, मैंने जब इसका अवधारणा बताया था, जब इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था, तो मैंने बताया कि अनुभव, सीखना अनुभव का परिणाम है, सीखना अभ्यास के द्वारा होता है, सीखना प्रशिक्षण के द्वारा होता है, क्योंकि इनके द्वारा किसी व्यक्ति के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, आगे देखिएगा, नेक्स्ट डिफिनीशन मेयर साहब ने क्या बोला, आइए देखिए, अधिगम व्यक्ति के ज्ञान और व्यवहार में अनुभव और अभ्यास से होने वाला अस्थायी परिवर्तन हो गया। ये शब्द देखिए मिल गया हमारा, अस्थायी परिवर्तन होगा, किसी व्यक्ति के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होगा तभी अधिगम होगा भाई साहब। और अस्थायी परिवर्तन कब होगा, जब व्यक्ति अनुभव द्वारा सीखेगा, जब व्यक्ति अभ्यास द्वारा सीखेगा, जब व्यक्ति प्रशिक्षण द्वारा सीखेगा, तो उस कंडीशन में उसका जो परिवर्तन होगा व्यवहार में वो अस्थायी होगा और वो व्यक्ति क्या करेगा, अधिगम करेगा। ये परिभाषा देखिए भाई, बार पूछता है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। याद रखना, किसी व्यक्ति का अगर विकास हो रहा है इसका मतलब कि वो सीख रहा है, यानी सीख रहा है इसका मतलब विकास हो रहा है, या विकास हो रहा है तो हम कहेंगे व्यक्ति कुछ न कुछ सीख रहा है और उस सीखने के फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो देखिएगा, विकास क्या है, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन है, क्यों, व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन है, व्यवहार में उत्तरोत्तर अस्थायी परिवर्तन है। देखिएगा, ये सारी परिभाषाएं विकास के लिए सही है। एक बार एक प्रश्न दिया था जिसमें विकास क्या है, उसमें से 4 ऑप्शन दिए गए थे, चारों ऑप्शन करेक्ट थे, लेकिन उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना था कि उसमें क्या था कि अभिप्रेरणा के फलस्वरूप किसी व्यक्ति के उत्तरोत्तर व्यवहार में अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण के द्वारा जो अस्थायी परिवर्तन होता है वो आपका क्या है, अधिगम होता है। समझ में आ रहा है? तो वही विकास का
भी एक अंग होता है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब इसकी सामान्य परिभाषा हम देंगे। व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा जो अस्थायी उत्तरोत्तर का मतलब आगे की ओर बढ़ता हुआ परिवर्तन होते हैं, उत्तरोत्तर अस्थायी परिवर्तन होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से बच्चों हमारे ये अधिगम की कुछ परिभाषाएं थी। कंटेंट बहुत ही शानदार हम लोगों ने बनाया है, आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। और इससे अगर कोई परिभाषा आएगा तो मुझे लगता है कि इसके बाहर का कोई डिफिनेशन आपसे परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। आगे देखते हैं। अधिगम की विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 1 नंबर आपका कंफर्म परीक्षा में आने वाला है, याद रखिएगा। अधिगम क्या है? अनुभवों का संगठन है। अधिगम क्या है? अनुभवों का संगठन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरे पास 15 वर्षों का अनुभव है। इसका मतलब क्या हुआ कि 15 वर्षों में उस व्यक्ति ने अपने व्यवहार में परिवर्तन को दृढ़ किया है, ताकि और व्यवहार को अनुदेशात्मक किया है। अनुदेशात्मक का मतलब जो है कि एक कह सकते हैं प्लान तरीके से, एक नियमित तरीके से उसने अपने व्यवहार को क्या करता है? अनुकूलित कर लिया है। समझ में आ रहा है? तो इस नाते जब भी कोई व्यक्ति कोई काम करेगा या विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में, शैशवावस्था से बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जब जाएगा तो वो बहुत सारे अनुभवों को अर्जित करेगा और उस अनुभव के फल स्वरूप वो व्यक्ति अधिगम करेगा और उसकी विकास की जो प्रक्रिया होगी वो सुदृढ़ भी होगी। तो अधिगम क्या है? अनुभवों का संगठन होता है, अधिगम अनुभवों का परिणाम होता है। ये सारी चीजें इसके लिए बिल्कुल सही है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, याद रखना। इसके लिए, अधिगम के लिए प्राणी को सक्रिय होना मांगता है। प्राणी को सक्रिय होना चाहिए। प्राणी अगर सक्रिय है तो निश्चित रूप से अधिगम बहुत ही प्रभावी होगा, प्राणी अच्छे तरीके से सीखेगा। अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों प्रकार का होता है। यानी कि अगर ये प्राणी है, यह प्राणी किसी प्राणी से भी सीख सकता है, और अगर समाज है तो समाज से भी सीखेगा। अब देखिएगा ध्यान से, अब इसको समझिएगा। योकम ने इसको क्या कहा? योकम ने कहा कि बिना सामाजिक वातावरण के सीखना असंभव है। क्या कहा? उन्होंने कहा कि योकम शब्द देखिए आता है, ये कई बार पूछा था। योकम ने कहा कि सामाजिक वातावरण के, इसको नोट कर लीजिएगा, अभाव में सीखना असंभव है। समझ में आ रहा है? अब इसको समझिए ऐसे कि सामाजिक वातावरण के अभाव में सीखना असंभव। देखिए, एक प्राणी है, ये समाज है, समाज में बहुत सारी चीजें आएंगी। समाज में कौन आएगा? समाज में आपका परिवार भी आएगा, समुदाय के लोग आएंगे, आपका विद्यालय आएगा। अब इन सबका प्रभाव इस प्राणी के ऊपर पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? समाज में व्यक्ति भी आएंगे, यानी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से भी सीख रहा है और सामाजिक रूप से भी क्या कर रहा है? सीख रहा है। और योकम ने इस बात को दृढ़ किया था कि कोई भी व्यक्ति बिना सामाजिक वातावरण के अभाव में सीखता नहीं है या सीखना असंभव है। अधिगम जन्म से जीवन पर्यंत तक होता है। देखिएगा, कोई बालक माँ के गर्भ में 9 माह 10 दिन तक रहा, उसके बाद जब इस दुनिया में आता है तो सबसे पहले उसकी आंखें चौंधियाती हैं, क्योंकि उसकी आंखें वातावरण के प्रकाश के प्रति अभी अनुकूलित नहीं है। क्योंकि माँ के गर्भ में बच्चा था और अचानक से इस दुनिया में आता है तो वो उसकी आंखें चौंधियाती हैं, क्योंकि वो प्रकाश के प्रति अनुकूलन करना सीखता है। प्रकाश के प्रति अनुकूलन करना सीखता है। यानी कि बच्चा जब से जन्म लिया तभी से सीखना शुरू हो गया। समझ में आ रहा है? वही बच्चा जब मृत्यु शैया पर जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा और एक दिन मरने के कगार पे होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो समाज के लोगों को बुलाएगा, परिवार के लोगों को बुलाएगा और उनसे कहेगा कि बेटा, मुझसे जो गलतियां हुई वो तुम लोग मत करना, आपस में मिलजुल कर रहना। यानी उस क्षण भी वो व्यक्ति बहुत कुछ सीख रहा है। अपने परिवार के लोगों का उसके प्रति जो व्यवहार है उसको वो अनुभव कर रहा है। उसको लग रहा है
कि उनका परिवार के प्रति क्या व्यवहार उसके प्रति है, और उसके द्वारा भी वो बहुत सारी चीज़ों को क्या कर रहा है, सीख रहा है। यानी सीखने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई जन्म से, और कब तक सीखेगा, जब तक वो आदमी मर नहीं जाएगा तब तक क्या करेगा, सीखता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, कोई व्यक्ति साइकिल चलाना सीखना चाहता है, कोई व्यक्ति ड्राइंग बनाना सीखना चाहता है, कोई व्यक्ति डांसर बनना चाहता है, समझ में आ रहा है। तो ये जो कुछ भी इन सभी उद्दीपकों को प्राप्त करने के लिए, इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क्या करेगा, क्रिया कर रहा है, यानी क्रिया के फलस्वरूप अधिगम करेगा। यानी अधिगम उसका किस प्रकार का है, उद्देश्यपूर्ण है। आप हाई स्कूल पढ़ रहे हो, आप इंटर पढ़ रहे हो, आप केवीएस की तैयारी कर रहे हो, आप टेट की तैयारी कर रहे हो, और उसके प्रति जो कुछ भी पढ़ रहे हो आपका उद्देश्य निर्धारित है। यानी कि अधिगम हमेशा क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। देखिएगा, बालक इसी समाज में रहता है, इसी समाज में गाली देना भी सीखता है, इसी समाज में सिगरेट पीना भी सीखता है, समझ में आ रहा है। लेकिन इसी समाज में समाज सेवा करना भी सीखता है, दूसरों की मदद करना भी सीखता है, समझ में आ रहा है। अच्छी व्यवहार को भी सीखता है। यानी कि अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया, सहज प्रक्रिया नहीं है। सहज प्रक्रिया का मतलब, अगर आप सोच रहे हो कि रात में सामने टेबल पर हम केवीएस की बुक को रख देंगे और ये किताब छन करके हमारे दिमाग में आ जाएगा, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि अधिगम स्वाभाविक नहीं होता है, सहज प्रक्रिया से नहीं होता है, मूल प्रवृत्ति पर आधारित नहीं होता है। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रतिक्रिया करना पड़ेगा, आपको प्रतिक्रिया, सक्रिय प्रतिक्रिया करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस चीज़ को क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल है। चलिए आगे देखिएगा। अधिगम की प्रक्रिया में अध्यापक, समुदाय और परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिएगा, बच्चे की पहली पाठशाला उसका घर होता है, उसका परिवार होता है, समझ में आ रहा है। तो हमेशा याद रखना है, अगर अध्यापक, समुदाय और परिवार का सकारात्मक सहयोग रहेगा, अधिगम प्रक्रिया सकारात्मक होगा, और अगर इसका सकारात्मक सहयोग नहीं रहेगा, अधिगम प्रक्रिया नकारात्मक भी हो सकता है। इसका मतलब इसीलिए कहा जाता है कि दोस्त या समूह अगर अच्छे हो, और तो हमारा जो अधिगम होता है वो बहुत ही शानदार होता है, क्योंकि वहाँ पर हमें अभिप्रेरणा भी मिलती है। मान लीजिए कि हमारा जो ग्रुप ऐसा है जिसमें सभी लोग क्लास रैंकर हैं, 1 2 3 4 5 रैंक लाते हैं, तो वो हमेशा सभी को अभिप्रेरित करेगा। अधिगम सदैव नवीन या मूल प्रक्रिया नहीं होता है। नवीन या मूल प्रक्रिया का मतलब कि कोई काम आपने एक बार केवल कर लिया फिर छोड़ दिया, नहीं। जैसे मान लीजिए आप केवीएस की तैयारी कर रहे हो, आप एक किताब कई बार पढ़ोगे, एक नोट्स कई बार पढ़ोगे, यानी कि हर बार ये नवीन प्रक्रिया नहीं है कि एक बार दूसरी किताब पढ़ा, दूसरी बार दूसरी किताब पढ़ा, तीसरी किताब पढ़ा, नहीं। आप इस प्रक्रिया को दोहराओगे, समझ में आ रहा है। इस प्रक्रिया को क्या करोगे, दोहराओगे, कई बार करोगे, कई तरीकों से करोगे। अधिगम खोज का परिणाम है और इसमें बुद्धिमत्ता सम्मिलित होती है। सुनिएगा, जीन पियाजे ने, आप पढ़ेंगे कि जीन पियाजे ने अधिगम के आधार पर बाल विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है, विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है, समझ में आ रहा है। तो उसमें उन्होंने बुद्धिमत्ता को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। अगर कोई व्यक्ति अधिगम की प्रक्रिया के दौरान कोई खोज करता है, तो वो व्यक्ति उस चीज़ को खोजने के लिए अधिगम कर चुका है, सीख चुका है, समझ में आ रहा है। यानी अधिगम खोज का परिणाम होता है। आगे देखते हैं। अधिगम में कई प्रकार की विधियां सम्मिलित होती हैं। जैसे देखिएगा, अगर आप विधियां सम्मिलित होती है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, देखिए ध्यान से, अगर आप मान लीजिए कुछ पढ़ रहे हो, क्लियर है, तो आप पढ़ने के लिए क्या करते हो, लिखते भी हो, आप चित्र भी बनाते हो, समझ में आ रहा है, आप पढ़ते भी हो, यानी कई काम करते हो आप, समझ में आ रहा है। यानी अधिगम में कई प्रकार की विधियां सम्मिलित हो सकती हैं, कई तरीके से अधिगम हो सकता है। अधिगम से ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव है। अधिगम के परिणाम स्वरूप ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव है। अधिगम एक समस्या समाधान का परिणाम है। याद रखिएगा, संज्ञानवादियों ने इस बात पर जोर दिया है। संज्ञानवादियों ने क्या कहा, संज्ञानवादियों ने कहा कि किसी व्यक्ति के
संज्ञान के द्वारा, कोई व्यक्ति संज्ञान के द्वारा अगर किसी समस्या का समाधान करता है तो वो अधिगम करेगा। जबकि व्यवहारवादियों ने क्या कहा? व्यवहारवादियों ने कहा कि किसी व्यक्ति के व्यवहार में अगर स्थायी परिवर्तन होता है तो वो अधिगम का परिणाम होता है। समझ में आ रहा है? तो अधिगम क्या है? एक समस्या समाधान का परिणाम है। अधिगम मानवीय आवश्यकताओं से जुड़ा है। सुनिएगा, मानवीय आवश्यकताओं से जुड़ा है। किसी की शादी हो गई, पत्नी को खिलाना है, उसके लिए चीज़ें लाना है, तो वह व्यक्ति कमाना सीखेगा। समझ में आ रहा है? कमाना सीखेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, व्यक्ति के बच्चे हो गए और बेटियां हो गई, तो वो उन बेटियों के लिए आने वाले भविष्य में उसकी शादी के लिए व्यक्ति बचाना सीखेगा, पैसे को इन्वेस्ट करना सीखेगा। यानी कि जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं होती हैं हम सीखना शुरू कर देते हैं और हम अपने आप को समायोजित करते हैं। लेकिन आप समझिएगा, हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये काम नहीं सीख पाते हैं और जिसकी वजह से वो हमेशा समस्याग्रस्त रहते हैं। ठीक है, अधिगम प्रक्रिया भी है और परिणाम भी है। सुनिएगा, अधिगम प्रक्रिया भी है और परिणाम भी है। अधिगम का स्थानांतरण होता है। सुनिएगा, अधिगम का स्थानांतरण होता है। आगे आप पढ़ेंगे, स्थानांतरण को अंतरण भी कहा जाता है। स्थानांतरण दो तरह का हो सकता है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज का मतलब, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गणित विषय में अच्छा है, तो गणित विषय अगर उसका अच्छा है तो गणित का इस्तेमाल भौतिक विज्ञान में भी होगा, रसायन विज्ञान में भी होगा। यानी कि गणित के विषय का प्रभाव भौतिक और रसायन में भी पड़ेगा। यानी कि अगर व्यक्ति गणित विषय का अधिगम अच्छा कर लिया है तो इसका प्रभाव, यह जो है, यह कौशल जो है, यह भौतिक और रसायन विज्ञान में भी उसकी मदद करने वाला है। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए साइकिल चलाना जानता है तो वो मोटरसाइकिल चलाने में भी अगर बैलेंस बनाने की बात आएगी तो कुछ हद तक जो ये गामक कौशल है साइकिल चलाने वाला, ये उसको मोटरसाइकिल चलाने में भी उसकी मदद करेगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों देखिए, यह थी अधिगम की विशेषताएं। हमने बहुत शानदार तरीके से समझने की कोशिश की। पूरा वीडियो देखिएगा, इसको शेयर करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग अधिगम के प्रकार को पढ़ें, अधिगम के सिद्धांतों को पढ़ें, तो इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अधिगम की अवधारणा एवं प्रमुख परिभाषा अधिगम की विशेषता के अंतर्गत हमने इस कंटेंट को शामिल किया। अगला कंटेंट और भी खूबसूरत हम लोग बनाने वाले हैं, तो आप लोग देखते रहिए।